हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं इसमें अपनी वर्कशीट नंबर 22 10th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट की है। ठीक है, हिंदी मीडियम की है और ओके इंग्लिश मीडियम की पहले ही बन चुकी है, 24 तारीख की है बेटा। और आपका आज इसमें नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है? जैव परक्रम। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है बेटा यहाँ पर फर्स्ट है कि जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जैविक परक्रम में बेटा हम यही पढ़ेंगे कि जो मतलब कि जीवित जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है उनकी, तो और वो क्यों करते हैं। तो जीवों द्वारा बेटा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन ये सभी क्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं और ये इनकी मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा एक है ऐसी पोषण। ठीक है, तो पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो पोषण है एक भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा में और जीवन के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसमें परिवर्तित करने में मदद करती है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? अब ये पोषक तत्व वे पदार्थ है जो पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं? वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होती है, पोषण प्रक्रिया क्या होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने जान लिया। ठीक है, अब पोषण विधि क्या होती है बेटा? किस तरीके से इन पोषक तत्वों को ये लेते हैं। ठीक है, तो वो पोषण विधि अलग अलग होती है अलग अलग जीवों में। ठीक है, सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की समान आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेटा सभी को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये तो बात सबके में कॉमन है। लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों द्वारा होती है, लेकिन इसको लेने का तरीका सबका अलग होता है। ठीक है, अतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो वो दोनों विधियां कौन सी है बेटा? यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण क्या होता है बेटा? कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से यानी कि CO2 और H2। अकार्बनिक क्यों बोला गया बेटा इनको? क्योंकि ये प्रकृति में विद्यमान होते हैं, इनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इन अकार्बनिक स्रोतों के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी वे होते हैं बेटा, आप पढ़ भी चुके होंगे अपनी 7th क्लास में कि वे पौधे, ठीक है, या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए और कुछ जीवाणु हो गए। ठीक है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? स्वपोषी में। और स्वपोषी और इनकी जो पोषण लेने का तरीका होता है वो क्या होता है? स्वपोषी पोषण। ठीक है, जिसमें ये अकार्बनिक स्रोतों से अपना सरल भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, अब विषमपोषी क्या होता है बेटा? विषमपोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षरण यानी कि रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ठीक है, तो कुछ जीव का जो भोजन लेने का, पोषक तत्वों को लेने का तरीका अलग होता है, उनका जटिल होता है। वो जटिल पदार्थों को लेते हैं और उसको लेने के लिए उनको पहले क्या करना होता है? सरल पदार्थों में खंडित करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो क्या क्यों करना पड़ता है? ताकि ये इनके रखरखाव के लिए और उनकी वृद्धि के लिए उपयोग में लाई जा सके। ठीक है, तो इस मतलब कि विधि को, मतलब इस विधि से जो भोजन ग्रहण करते हैं उन जीवों को विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से बेटा? सभी जंतु आ गए। ठीक है, इसमें तो पेड़ पौधे थे, इसमें जंतु आ गए, मानव आ गए, मनुष्य आ गए। ठीक है, और कवक आ गए, तो ये इस कैटेगरी में आ गए और इस विधि द्वारा ये पोषण ग्रहण करते हैं। ओके, अब बेटा जो ये हमने पहले पढ़ी थी इसमें क्या था? जो भोजन बनाते हैं वो H2O, CO2 और सूर्य के प्रकाश की मदद से, उसमें वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो ये बनाते हैं, जब आगे कभी फिर से ये प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर जो इनकी पहले की कार्बोहाइड्रेट बनी होती है वो इनको ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को करने में या कोई भी कार्य करने में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होती वह मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे किचन में काफ़ी सारा खाना बनता है तो कई बार वो एक साथ यूज में नहीं आता, तो हम उसको क्या कर देते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आती तो उसको ये मंड और स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पत्तियों में, फलों में, तनों में, जहाँ जिनको हम यूज करते हैं बाद में। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल H2O मिट्टी से
प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायु में जो उपस्थित है, जल को लेते हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित है जड़ों द्वारा, और इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ही फुल फॉर्म है बेटा, मतलब कि एक टाइप है, प्रकार है ग्लूकोज। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज उत्पादित होती है ये विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करवाने में मदद करती है। ठीक है, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं इन सभी को पूरा कराने में ये मदद करती है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। ठीक है, तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया, देखो बेटा ये रही रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, जल लिया था, क्लोरोफिल उसमें था पौधे में। अब बेटा ये चीज़ें तो हमारे लिए भी उपस्थित होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, लेकिन फिर भी हम ये प्रोसेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, तो ये जल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्लोरोफिल होने के कारण ये इसको कन्वर्ट कर देते किस में, ग्लूकोज में। ठीक है, पौधे, और ऑक्सीजन भी इसमें हमें मिलता है। ठीक है, जैव रासायनिक में एक उत्पाद के तौर पर ऑक्सीजन भी मिलता है और ग्लूकोज भी, और जल बेटा जो एक्स्ट्रा यहाँ से बच जाता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है वापस से। ओके, तो मेन इसमें दो ही हैं जो हमें उत्पाद मिलते हैं, जल और ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ओके, अब बेटा हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के उपयुक्त पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से उपयुक्त होते हैं पदार्थ, या किन किन की जरूरत होती है। हमने अभी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, इनकी सहायता से होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। ओके, तो ये स्टोमेटा द्वारा पत्तियों के अंदर बेटा, ठीक है, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे पत्तियों में ये स्टोमेटा होता है। तो इसमें से ये क्या करती है, CO2 पत्तियों के थ्रू, ठीक है, पत्तियों के द्वारा स्टोमेटा से प्रवेश करती है पौधे में। ओके, और ये क्या कार्य करती है, ये ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करती है। यानी कि ये एक तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का स्रोत है जो कि हमें चाहिए किसको बनाने में, ग्लूकोज को बनाने में, C6H12O6। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन है बेटा वो कहाँ से मिलता है, तो हमने जो जल बताया था अभी बेटा, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जल किसके द्वारा अवशोषित होता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, और मिट्टी से होता है। तो अभी हमने बात की हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में ये क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है, ये सहायक होता है। तो ग्लूकोज में जो C6H12O6 था, तो ये हाइड्रोजन हमें कैसे मिलता है, जल से। ठीक है, तो जल एक तरीके से हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, किसको बनाने में, ग्लूकोज को बनाने में। और साथ ही बेटा जो ये ऑक्सीजन है, H2O में जो ये है ऑक्सीजन, ये किसका निर्माण करने में हेल्पफुल होती है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब जो सूर्य के प्रकाश की बात की थी बेटा, इसका क्या कार्य होता है, ये क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि तुम किचन में खाना बनाते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ मतलब कि लाइट की, स्टोव की, इंडक्शन की ज़रूरत होती है, जिस पर तुम क्या करते हो, मतलब कि खाने को पकाते हो, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, अब बेटा प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब बेटा एक बात बताना चाहूँगी कि आप 10th में आ गए हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है 9th के भी, तो उनकी भी वर्कशीट चली हुई है, आपके पास अच्छा मौका है, आप उनको भी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 9th के जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो 10th में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उनको अच्छे से कर लेना। तो बेटा अब क्लोरोफिल देखो, अब ये जैसे मैं बता देती हूँ, मान लो ये क्या है, एक कोशिका है पौधे की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, इस कोशिका द्रव्य में मतलब कि बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका अंग, उनमें से एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट, तो वो भी यहाँ पर पाया जाता है कहीं भी, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को इसमें इकट्ठा करवाता है। ठीक है, पत्तियों में, ताकि वो क्या कर सके, सूर्य की मतलब कि प्रकाश ऊर्जा मिल सके। ठीक है, और उससे वो अपना पौधे भोजन बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये संपन्न होता है और इन तीनों का ये कार्य होता है।
ठीक है। अब जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ पत्ती या तने को हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। ओके, अब प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है अवशोषण, ठीक है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या अवशोषित करना क्या कहलाता है? अवशोषण, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? चरण में प्रकाश ऊर्जा जो क्या नाम है क्लोरोफिल ने अवशोषित की थी, पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, उसके बाद जल अणु जो होते हैं H2O, ठीक है, उनका भी क्या करते हैं? अपघटन करते हैं जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपघटन होता है इसमें और रूपांतरण होता है। तीसरे चरण में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, उसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि ग्लूकोज में अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन क्या होता है बेटा? किसी चीज़ का मतलब कि घट जाना। अपचयन जैसे कि CO2 है तो इसमें से ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है। और क्या ऐड हो जाता है इसमें? हाइड्रोजन। और ये किसकी मदद से हो पाता है? हाइड्रोजन की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, में अपचयन क्या कहलाता है? का अपचयन होता है तीसरे चरण में, ठीक है। इसको अच्छे से समझो। जैसे ये CO2 थी, ठीक है, अब इसका अपचयन होना यानी कि इसमें से ये लॉस हो जाएगा, ये इससे हटके कार्बन हमें देगा, ठीक है। और किसकी सहायता से देगा बेटा? ये हाइड्रोजन की, ठीक है। और फिर क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर ग्लूकोज बनाने में मदद करेंगे। C6H12 O6 हमें कहाँ से मिल रहा था बेटा? यहाँ से मिल रहा था, सॉरी हमने ऊपर अभी बात की थी बेटा, CO2 से मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों चरण जो हैं पूरे होते हैं। अब इसमें बेटा एक बात और याद रखने की कि यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। उदाहरण के लिए मतलब कि जैसे आप किचन में क्या करते हो कि ग्रेवी शाम को बना ली, सुबह क्या करते हो उसमें छोंक लगा देते हो, ठीक है, वो नई सब्जी बन जाती है। ऐसे ही कुछ जो पदार्थ तैयार कर लेते हैं ये रात्रि में भी, ठीक है। उदाहरण के लिए मरुदित यानी कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं बेटा वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। एक जैसे ग्रेवी बनती है, मतलब कि वो पूरे तरीके से सब्जी तो नहीं बनी लेकिन वो एक आधा अधूरा सा पदार्थ बन गया जिसकी मदद से हम दोबारा मॉर्निंग में पूरा पदार्थ बना सकते हैं, ठीक है, सब्जी बना सकते हैं। ऐसे ही आधा अधूरा सा पदार्थ बना लेते हैं, मध्यस्थ उत्पाद बोलते हैं उसको। फिर दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके इसका अंतिम उत्पाद बना देता है, ठीक है। अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में विभेद कीजिए, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ था स्वपोषी और विषमपोषी, लेकिन बेटा वहाँ पर पोषण भी आना चाहिए क्योंकि स्वपोषी और विषमपोषी तो जीव का नाम हो जाएगा। तो स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में विभेद कीजिए। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो क्या होता है बेटा? अकार्बनिक स्रोतों से CO2 H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है, ठीक है। और ये क्या होती है बेटा? विषमपोषी वह प्रक्रिया जिसमें जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि वह उन्हें रखरखाव और वृद्धि के लिए उपयोग में ला सके, ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं विषमपोषी। ओके, अब बेटा जो वह जीव जो सरल भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं और कुछ जीवाणु भी इसमें आते हैं, ठीक है। और बेटा जो जीव इस जटिल पदार्थों या इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि सभी जंतु, मानव और कवक आदि। ओके, तो ये आपके डिफरेंस है, 3 आप लिख सकते हो। और बेटा साथ में मैंने ये डिफरेंस भी लिख दिया आपके लिए, कभी आगे ऐसा पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। अगर पोषण आएगा पीछे तो आपको वो पहले वाला करना है, लेकिन अगर ऐसे आता है तो क्या कर सकते हो आप? स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में बताना है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, स्व से पता चल रहा है, ठीक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, यानी कि जो पीछे भी था शैवाल कह लो आप और कुछ बैक्टीरिया कह लो, ठीक है। और इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जीव जंतु आ जाते हैं, कवक भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे स्वपोषी होते हैं। अब ये बेटा अपना भोजन क्यों बना पाते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, ये डिफरेंस कर सकते हो।
अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि स्वपोषी उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो वह कौन सी प्रक्रिया बेटा? प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, जल व CO2 की सहायता से तैयार करते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, जल, CO2 और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायु से, जल को मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल नाम का हरा वर्णक प्रकाश को एकत्रित करने में सहायता करता है और परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है बेटा? वो रासायनिक समीकरण है नीचे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायु से, जल लेते हैं मिट्टी से, और क्लोरोफिल पौधों में होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है वो एक ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, जल जो बेटा एक्स्ट्रा बच जाता है वो हमें मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं? ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो बेटा उपयोग में लाने वाले पदार्थ हमने ऊपर पढ़ा था, 3 थे वो। ठीक है, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो उसके बारे में तुम्हें बताना और वो किस प्रकार सहायक है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बेटा यह की बजाय आप क्या लिखोगे? वायु में उपस्थित CO2 पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, और यह ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में सहायक होती है। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना बेटा, फिर आसानी होगी आपको याद करने में। अब बेटा दूसरा क्या है? जल। पौधे जल को मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, और ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन तो ग्लूकोज में और ऑक्सीजन गैस बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश बेटा तीसरा, पौधे सूर्य के प्रकाश को पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अवशोषित करते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा के स्रोत के रूप में सहायक होता है। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? पौधों में उपस्थित कराते हैं क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, अवशोषित कर पाते हैं और फिर यह प्रकाश ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये 3 चीज़ें चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिका अंग होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसमें ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और यह जो क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट अधिकतर पत्तियों और तनों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पत्तियों को पौधों की किचन भी बोला जाता है, क्योंकि वहीं पर ही उनका भोजन बनता है। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? कि प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 3 चरण है: अवशोषण, रूपांतरण एवं अपघटन और अपचयन। ओके, तो बेटा अवशोषण में क्या होता है? इस चरण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, रूपांतरण अपघटन में क्या होता है? इस चरण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और जल अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित करते हैं। हम पढ़ चुके हैं ऊपर डिटेल में बेटा। अब अपचयन क्या होता है? अपचयन, इस चरण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज में अपचयित करते हैं। ठीक है, तो इस चरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है ग्लूकोज, तो उसमें अपचयित करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो CO2 था उसमें से ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन की सहायता से किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और यह तीनों चरण एक के बाद एक हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस भी, और आपने अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।